सबसे पहले सबको नमस्कार। और आपका टॉपिक चल रहा था लेक्चर नंबर 71 और लेक्चर चल रहा था द्रव में गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। सवाल दो तरह से पूछेगा, आपसे पूछे कि भाई हेनरी का नियम किसे कहते हैं, और या करके आपसे ये पूछे कि भैया कि द्रव में गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव क्या है। इसको आप लोगों को स्पष्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों को इसकी मैंने एक लैंग्वेज बता दी थी। हेनरी के नियम के अनुसार आप लोगों को बताया था कि एक मात्रात्मक संबंध दिया था जो पिछले वीडियो में हो चुका है। ठीक, अब हेनरी का नियम क्या है उसके बारे में लिखेंगे। भाई सबसे पहले बोलेंगे स्थिर ताप पर, क्या बोलोगे, स्थिर ताप पर। अब स्थिर ताप क्यों रखेंगे भाई, स्थिर ताप रखेंगे तो कंडीशन क्या आप जानते, ताप बढ़ने पर गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो विलेयता घटेगी, सही बात है। तो आप बोले स्थिर ताप पर किसी द्रव के इकाई आयतन के द्वारा स्थिर ताप पर किसी द्रव के इकाई आयतन के द्वारा ग्रहण की गई या बोले अवशोषित की गई बोल सकते हैं, अवशोषित गैस की मात्रा को आप मात्रा स्थिर ताप पर किसी द्रव के इकाई आयतन के द्वारा अवशोषित गैस की मात्रा m उसकी साम्य अवस्था पर लगाए गए दाब मतलब अपन P बोलेंगे, लगाए गए दाब के क्या होते बेटा, समानुपाती होती है। इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। सुन लो बेटा, ठीक है। तो मतलब स्थिर ताप पर किसी द्रव के इकाई आयतन के द्वारा अवशोषित गैस की मात्रा, जिसको m बोलोगे, मात्रा उसकी साम्य अवस्था पर लगाए गए दाब P के क्या होते हैं बेटा, समानुपाती होती है। इसे ही आप लोग क्या बोलोगे, हेनरी का नियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हेनरी का नियम बोलते हैं। हाँ बेटा, हेनरी का नियम मैंने आपको बता दिया था, ये इसकी डेफिनेशन है। स्थिर ताप पर किसी द्रव के इकाई आयतन के द्वारा अवशोषित गैस या विलेय गैस बोल सकते हैं, अवशोषित गैस की मात्रा m, जिसको स्मॉल m बोलना, मात्रा उसकी साम्य अवस्था पर। कहने का मतलब है द्रव और गैस, एक कंडीशन आएगी कि द्रव के अंदर गैस घुलती जा रही है, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर द्रव और गैस दोनों साम्य अवस्था में हो जाएंगे। साम्य अवस्था में होंगे तो अब उसके गैस के कणों का दाब लगेगा, उसके ऊपर लगेगा नहीं। जब आप लोग दाब लगाओगे तो उसकी क्या होगी बेटा, समानुपाती। कहने के बाद साम्य अवस्था पर लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। इसे ही आप लोग हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक, फिर ये परिभाषा के बाद आप लोग इसका गणितीय रूप लिख सकते हैं कि भाई पदार्थ, जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा क्या है बेटा, m है। तो अपने कहा बेटा m समानुपाती किसके हो गई बेटा, P के है। m समानुपाती P के, तो m बराबर क्या हो गया, KH बोल रहा हूं, और ये P। यहां पर m बराबर क्या हुआ बेटा, m बराबर अवशोषित पदार्थ की मात्रा, सही है। P बराबर क्या है बेटा, साम्य अवस्था पर लगाया गया दाब। KH क्या है बेटा, KH बराबर हेनरी स्थिरांक, जिसको बोलोगे आप लोग हेनरी स्थिरांक बोलो। ठीक, ये कंडीशन आई। तो ये है आप लोगों का हेनरी का नियम, पहली कंडीशन। यदि अपन बोलेंगे यहाँ पर नोट करके, यदि आगे लिखेंगे बाद में, छोड़ो। यदि अगले बोलेंगे भाई, यदि विलेय
गैस के दो से अधिक घटक है तो यहां पर बोल सकते हो कि विलेय पदार्थ का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं, इसको भी हेनरी का नियम कहते हैं। ये नहीं कि आपने ऊपर वाली परिभाषा दे दी राजी हो गया। यदि 1 नंबर में सवाल पूछे तो ऊपर वाली परिभाषा देना, यहाँ राजी हो जाना, काम खत्म, 1 नंबर मिल गया। ठीक। यदि थोड़ा सा 2 नंबर में थोड़ा सा और किसका रहा है वो किसका रहा है, तो कहने का मतलब कंडीशन आ गई। यदि यहाँ पर गैस के 2 या 2 से अधिक घटक, कहने का मतलब है कि जैसे वायुमंडलीय हवा, जो हवा है उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, उसके अंदर CO2 भी होती है और अन्य गैस भी होती है, और जल की सतह, तो भाई सबकी सब अपन कहने का मतलब एक जार लिया और जार में आपने पानी भर दिया और पानी भरने के बाद अपन ने बंद कर दिया उसको, और ऊपर से पिस्टन की सहायता से दाब लगा रहे हो आप, और ताप स्थिर है और आयतन भी क्या हो गया निश्चित। आपने मतलब पिस्टन लगाया, पिस्टन लगाने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो आपने जार ली, ये पानी भर दिया और पानी भरने के बाद इसके ऊपर अपने पिस्टन लगा रहे हो, और यहाँ पर क्या चीज़ है, O2 भी है, यहाँ पर CO2 भी है, वगैरह वगैरह जो भी गैस है। तो अब नीचे पिस्टन आएगा पिस्टन, तो दाब लगेगा नहीं लगेगा। तो इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक गैस अवशोषित हुई कि नहीं हुई। तो उस कंडीशन के अंदर यदि विलेय गैस के 2 से अधिक घटक है तो विलेय पदार्थ का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो अब कंडीशन अलग, यहां पर अपन कह सकते हैं बेटा किसके बाद घटक तो पदार्थ का आंशिक दाब को बोलोगे P, अरे P तो हलाएगा, और समानुपाती किसके हो गया, X है। या हम कह सकते हैं कि P बराबर KH और ये क्या हो गया, X हो गया। P क्या चीज है, P क्या चीज है, घटक आंशिक दाब, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, और X क्या बीमारी है, इसको बोलोगे आप लोग मोल भिन्न। या अपन KH बराबर बात करें भाई, KH बराबर, आगे आ जाओ, अपन कह ले भाई KH बराबर, तो KH बराबर क्या हो गया, P/X हो गया। सही है बात, गलत है। KH बराबर क्या हो गया, P/X, P को बोलोगे आंशिक दाब और X को बोलोगे उस घटक की मोल भिन्न बोलोगा। ठीक है, तो इसको बोलोगे आप लोग हेनरी का नियम। अब कंडीशन आप लोग देखो, स्थिर तो ताप रहता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित रहता है। तो पहली कंडीशन, यदि आप लोग मोल भिन्न और आंशिक दाब, मोल भिन्न और आंशिक दाब के मध्य यदि आप ग्राफ खींचोगे तो दिख रहा है समानुपाती है कि नहीं मामला। जब समानुपाती होता है तो अपन जानते हैं कि ग्राफ एकदम सीधी दिशा में आएगा। ठीक है, अब नीचे लिखोगे आप लोग अगला पॉइंट डाल के, ये तो हो गया आप लोगों का अगला, इसको उतारना, उस परिभाषा को उतारना, फिर इसको उतारना, उतारने के बाद M क्या है, P क्या है, KH क्या है, ये सब लिखना। फिर या करके दूसरी परिभाषा हो गई, यदि विलेय गैस के 2 या 2 से अधिक घटक हैं तो पदार्थ का आंशिक दाब या वाष्प दाब बोलोगे, दाब आदि उसके मोल भिन्न के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत है कि इसमें नहीं है ना। फिर आगे आ जाओ। अब क्या करना है आप लोगों को, इस हेनरी के नियम के लिए ग्राफ खींचना है। यदि हम मोल भिन्न X और आंशिक दाब P के मध्य ग्राफ खींचे तो उसकी जो ढाल होती है वो KH के बराबर होती है। यदि क्या होगा बेटा, अगला पॉइंट डालेंगे, यदि मोल भिन्न X तथा आंशिक दाब P के मध्य, P के मध्य ग्राफ खींचे जो भी है खींचे, तो यह एक सीधी रेखा में
प्राप्त होता है और इसकी ढाल, जिसको आप लोग स्लोप बोलते हैं, और इसकी ढाल के एच के बराबर होती है। ठीक है बेटा, जिसको आप लोग टेन थीटा बोलते हो ढाल को, तो के एच के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक, तो क्या लोगे यहाँ पर, तो ये तो लेना आंशिक दाब, आंशिक दाब, और आंशिक दाब क्या होगा बेटा P, और यहाँ पर ये मोल भिन्न, और मोल भिन्न को क्या बोलोगे बेटा आप लोग, x बोलोगे। फिर जो भी बिंदु लगाओ तो लगा लो, नहीं तो सीधा का सीधा रहने देना। ठीक है, और इसकी ढाल किसके बराबर होगी, के एच के बराबर। तो इस ग्राफ को भी आप लोग खींच लेना, समझ में आ गई। तो आप लोगों से पूछे कि भाई इसका ग्राफ बनाओ, इस प्रकार से आप लोग इसका ग्राफ बनाओगे। ठीक, फिर उसके बाद आपकी किताब में आदर्श गैस समीकरण की सहायता से भी कुछ समझाया गया है, तो मैं उसको शॉर्ट रूप में ही बता देता हूँ। क्या अपन जानते हैं बेटा, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, और आदर्श गैस समीकरण क्या होती है बेटा, PV बराबर nRT है। n बराबर क्या चीज़ है, मोल। ठीक है, n बराबर जब मोल है तो n बराबर होगा बेटा भार बटा अणुभार। वैसे भार को आप लोग स्मॉल m से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और अणुभार होता है उसको कैपिटल M से इंडिकेट है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किताब में छोटा m बटा बड़ो m दे रखे, तो वैसे सब आपको करना है, समझ भाई। आप मैं यहाँ पे भार W करूँ और साहब या तो है ही कौन जाना कहाँ से लिख दिया, तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ करोगे छोटा m बटा कैपिटल M हो गया। हाँ बेटा देखो, आदर्श गैस समीकरण से, तो आदर्श गैस समीकरण हमारे होते हैं PV बराबर nRT। ठीक है बेटा, और ये n मोल के लिए, तो n बराबर आपको होता है बेटा भार बटा अणुभार। ठीक, अब आप लोगों को देखो इस समीकरण में मान रखेंगे n का, तो PV बराबर हो गया m अपॉन, तो माना कुछ ऐसे करके लैंग्वेज लिखी हुई है, किसी भी गैस का जो ताप है T है, उस पर लगाया गया दाब P है, उसका जो भार में मतलब ग्राम में जो मात्रा है वो स्मॉल m है, और अणुभार जो गैस है उसके बारे में आप लोग लिख देना सीधा। आप लोग तो ये अप्लाई करना आदर्श गैस समीकरण से। फिर PV बराबर m अपॉन कैपिटल M RT। तो यहाँ पर देखो बेटा V, R, T और M सबके सब बेटा कांस्टेंट है कि नहीं बेटा, कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा कांस्टेंट वैल्यू की बात करो तो बेटा मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, ये आप लोगों का मोल भिन्न के हिसाब से आप लोगों का ये काम खत्म, और ये आपका ग्राफ हो गया खत्म। तो देखो बेटा सबको कांस्टेंट कर दिया, तो आपका सिस्टम आएगा बेटा m अपॉन P। क्या आया बेटा, m अपॉन P, और m अपॉन P ही क्या चीज़ है, हेनरी का नियम है। ये हेनरी के नियम को क्या करता है, इंडिकेट करता है। इस हिसाब से आप लोग इसको बता देना, क्योंकि तीनों के तीन जो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T है ही निश्चित ताप ले रहे हो, और V यहाँ पर आयतन है वो भी कांस्टेंट है, और M यहाँ पर अणुभार हो गए। ठीक, अब अगला पॉइंट इसके अंदर जो होगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग अगला, और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। हेनरी के नियम की सीमाएं आपके पाठ्य पुस्तक में है, और हेनरी के नियम की सीमाओं में दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, पहला सीमा। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ये दूसरी सीमा। तीसरी सीमा ये है कि किसी भी द्रव पदार्थ या द्रव के अंदर जो विलेय है गैस, उसका संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए। संगुणन भी नहीं होना चाहिए और वियोजन भी नहीं होना चाहिए, तो ही हेनरी का नियम लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। तो मैं सबसे पहली बात है कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखूंगा, और सबसे पहला पॉइंट सीमा लिखेंगे, और उसके बाद अपन क्या करेंगे इसके अनुप्रयोग। तो नंबर 1 हेनरी के नियम की सीमाएं, और सीमाएं अपन जानते हैं लिमिटेशन होती है, कमी नहीं बोलेंगे इसको। सबसे पहली बात है कि दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। भाई दाब ज़्यादा मत लगाना, कंडीशन एक आएगी क्योंकि सामने उसका स्थापित हो जाएगी, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। नंबर 2 ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन। ताप भी बहुत कम मत रखना, कहने का मतलब स्थिर ताप तो रखना, ये ना कि माइनस में 298 केल्विन तो रहेगा ही, जो अपना रूम टेम्परेचर रहता है। अगला तीसरी कमी,
विलेय मतलब क्या चीज है? विलेय गैस। व विलायक, विलायक क्या चीज है? द्रव। विलेय गैस व विलायक में विलेय, अरे कोई बात नहीं, विलेय पदार्थ का वियोजन, पदार्थ का वियोजन का मतलब समझे बेटा? कोई चीज टूट जाना, अपने आयनों में विभक्त हो जाना। और संगुणन का मतलब दो अणु बन जाना, जैसे डाइमर बनाया था आप लोगों को एसिटिक अम्ल का। वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब सुनो ले बेटा मेरी बात। और आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर कोई भी अंतर आए तो दो अंतर तो कम से कम याद रखना। कोई भी कमी आए तो दो कमी तो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे डीएनए आरएनए भी आता है ना, तो दो अंतर तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तभी आके आपको एक नंबर मिलने वाला। क्योंकि एक नंबर में दो अंतर आपसे पूछेगा। और अपने जानते हैं कि अपनी जो 56 नंबर का 56 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, ये ध्यान रखना। कोई 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर में भी 2 चीज़ पूछेगा वो। तो 56 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के टोटल ओवरऑल। तो किसी भी कमी तो आपको ये कमी याद रखनी पड़ेगी। तो दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, विलेय गैस और विलायक द्रव में विलेय पदार्थ का वियोजन या संगुणन भी नहीं होना चाहिए। तो ये है आप लोगों की कौन सी? हेनरी के नियम की सीमाएं। फिर एक सीमा और है, वो तुम्हारी किताब में से उतार लेना, है ना। एक सीमा, चौथी सीमा है 3 सीमा तो लिख दी मैंने, और ये चौथी सीमा है वो आप लोग देख लेना। अब अच्छा पॉइंट है और समझने वाला है। अगला है बेटा आप लोगों का हेनरी के नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखो बेटा, हेनरी का नियम औद्योगिक क्षेत्र में प्लस प्राणी जगत में अर्थात जैव जगत के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान है। पहला, यदि अपन अनुप्रयोग की बात करें तो जो सोडा जल है अर्थात सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स है, जिसको आप लोग शीतल पेय पदार्थ बोलते हैं, उस पर निम्न ताप पर CO2 गैस को अधिक दाब लगाकर ढक्कन बंद करते हैं। और जब ढक्कन बंद करेंगे तो CO2 की उसके अंदर विलेयता बढ़ेगी। तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग है सोडा जल। सोडा जल का मतलब क्या हुआ? सोडा जल होता है जिसको सोडा बोलते हैं। सोडा जल व शीतल पेय पदार्थों में CO2 गैस को निम्न ताप पर सोडा जल व शीतल पेय पदार्थ में CO2 गैस को निम्न ताप पर व उच्च दाब पर बोतल को बंद करते हैं। ये पहला अनुप्रयोग हो गया। बंद करोगा तब जाके यहाँ पर विलेय होगी, अन्यथा नहीं होने वाले। कहने का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स को आप लोग खोला, ठंडी है, गैस बाहर निकलेगी। कुछ समय तक उस कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को आधे घंटे तक रख दो खाली वैसे ही, शुरू में पियो उसको, और जब उसको रख दोगे ताप जैसे जैसे बढ़ेगा उस CO2 गैस की उस द्रव में अर्थात जो पानी है ना लाल पीला काला जो भी पेप्सी का, उसमें से गैस बाहर निकलेगी। उसके बाद फिर स्वाद देखना। शुरू में तो खट्टी लगती है, वो लगती है खट्टी, खटास नहीं होती ना, CO2 की अम्लीय प्रकृति होती है इसलिए खट्टी लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे गर्म हुआ, टेम्परेचर आया रूम टेम्परेचर, तो उसमें विलेयता घटेगी, तो उसकी पूरी CO2 बाहर निकलेगी। फिर पी के देखना, ऐसा लगेगा ना क्या पानी पी रहे हैं, बिल्कुल बेकार से। ऐसे तो बढ़िया होगा कि आप लोग यदि सामान्य पानी पियो तो अच्छा लगेगा। तो पहला कंडीशन ये। दूसरी बात, 2 रोग के बारे में बात करूंगा। एक रोग तो है बेटा बैंड्स रोग। कौन सा रोग? बैंड्स रोग। और एक रोग है जिसका नाम है एनॉक्सिया। कौन सा रोग? एनॉक्सिया। अब थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर बैंड्स रोग क्या है। देखो बेटा, आप लोग जो गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर होते हैं, अपन जानते हैं कि बेटा वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते जाओगे, धरातल में बिल्कुल नीचे समुद्री गहराई में जाओगे, तो दाब में वृद्धि होती है कि कमी होती है? वृद्धि, क्योंकि वायुमंडलीय गैस जो है उसका दाब बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो बेटा यदि
सामान्य गैस को जो गोताखोर है अपने सिलेंडर में ले जा रहा है, सिलेंडर में ले गया, श्वसन क्रिया कर रहा है। जब नीचे जब वो गहराई पे जाएगा तो दाब में वृद्धि होगी। जब जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो उसके खून में, जो गोताखोर है उसके खून में उस सिलेंडर में उपस्थित जो ले गया है गैस, उसकी विलेयता बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी, बढ़ने पर वो कुछ भी काम करके आया, गोताखोर बेचारा तल में गया, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी गहराई है उसमें गया, जब वो वापस आता है तो भाई दाब ऊपर आएगा तो घटेगा कि नहीं घटेगा। जब घटेगा तो वो जो अतिरिक्त गैस थी जो उसके रक्त के अंदर विलय हो गई वो वापस बाहर निकलती है, जिसमें नाइट्रोजन गैस जो है बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, और उस बुलबुलों के रूप में उसकी मांसपेशियों में एक असहनीय दर्द होता है, और इस असहनीय दर्द को चिकित्सीय सिस्टम के अंदर बैंड्स रोग बोला जाता है। क्या बोलोगे इसको? बैंड्स। ये इतना खतरनाक होता है कि मांसपेशी की तरफ जकड़ जाती है, क्योंकि N2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। जब बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, भाई ऊपर आओगे तो बाहर निकलेगी, तो एक असहनीय दर्द होगा और उस रोग का नाम होगा बैंड्स रोग। इसलिए जो गोताखोर है ना, अपने सिलेंडर के अंदर 11.7% हीलियम गैस और 32.1% O2 गैस और शेष आपकी N2 गैस, जो आप लोग N2 निकाल ही लोगा। भाई इन दोनों को जोड़ो, शेष 100 में से बाहर निकाल देना, अपना आप आ जाओगी, है ना, 52% के आसपास रहेगी। तो बेटा कहने का मतलब है, समुद्री जो गोताखोर होते हैं हीलियम प्लस O2 प्लस N2 के मिश्रण ले जाएंगे, जिसके अंदर हीलियम गैस होगी, जिससे बैंड्स नामक रोग से उसको निजात मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि बैंड्स रोग कहते किसे। फिर एनोक्सिया रोग के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा इसके बारे में। एनोक्सिया का मतलब जो पर्वतारोही होते हैं, जैसे जैसे आप लोग धरातल से पर्वत पे जाओगे, भाई वायुमंडलीय दाब में क्या होती है, वहाँ पर कमी है, कमी होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो पर्वतारोही होते हैं, जैसे एवरेस्ट में कोई चढ़ाई कर रहा है तो भी तो सिलेंडर ले जाता है वो, वहाँ पर क्या दाब में कम, जब दाब कम होगा तो रक्त के अंदर ऑक्सीजन की विलेयता घटेगी। जब विलेयता घटेगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर उस पर्वतारोही की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। वो सोच नहीं सकता, कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि कंडीशन है कि यहाँ पर मस्तिष्क के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो सोचने समझने की शक्ति खत्म, और ख़त्म रोग को बोला जाता है एनोक्सिया। और मुख्य रूप से पर्वतारोही है या ऊँचे पहाड़ पर रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ का सामना कर पड़ते हैं, और जो नीचे जाते हैं समुद्र में वो बैंड्स रोग का करते हैं। ठीक है, तो अब बात है कि आप लोग साहब लिखोगे कैसे। अब अगली बात करें तो सबसे पहले अपन कौन सी बात करें, ये तो आपको पहला अनुप्रयोग हो गया, और दूसरा अनुप्रयोग की अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं बेटा, रोग का नाम है बैंड्स रोग। क्या नाम है? बैंड्स रोग लिख दिया अपन सबसे पहली बात। ठीक, बैंड्स रोग की बात यदि अपन करें, हाँ बेटा देखो, अनुप्रयोग नंबर दूसरा, और उस दूसरे अनुप्रयोग का जो नाम है वो बैंड्स रोग है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को लैंग्वेज बोल रहा हूँ, उस लैंग्वेज को आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर, मतलब जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखना। तो लिखो बेटा, इसमें लिखो, जब गोताखोर समुद्र तल में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब पर गैस की विलेयता का सामना करना पड़ता है। उच्च दाब पर गैस की विलेयता का सामना करना पड़ता है, अर्थात गोताखोरों के द्वारा करना पड़ता है, अर्थात गोताखोरों के द्वारा श्वसन क्रिया में, अर्थात गोताखोरों के द्वारा श्वसन क्रिया में ली गई गैस
श्वसन क्रिया में ली गई गैस की विलेयता, ली गई गैस की विलेयता दाब बढ़ने से, ली गई गैस की विलेयता दाब बढ़ने से बहुत उच्च हो जाती है, दाब बढ़ने से बहुत उच्च हो जाती है जब गोताखोर वापस समुद्री सतह पर आते हैं, जब गोताखोर वापस समुद्री सतह पर आते हैं तो दाब में, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो वायुमंडलीय दाब में, या दाब के आगे वायुमंडलीय दाब और लिख दो बेटा, आते हैं तो वायुमंडलीय दाब में कमी होती है, वायुमंडलीय दाब में कमी होती है, जिसके कारण रक्त में उपस्थित N2 गैस, जिसके कारण रक्त में उपस्थित N2 गैस छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में, जिसके कारण रक्त में उपस्थित N2 गैस छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे एक असहनीय दर्द होता है, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे एक असहनीय दर्द होता है, जिसको चिकित्सीय रूप से, एक असहनीय दर्द होता है जिसको चिकित्सीय रूप से बैंड्स रोग कहते हैं, जिसको चिकित्सीय रूप से बैंड्स रोग कहते हैं। इस रोग से निजात पाने के लिए समुद्री गोताखोर हीलियम, मतलब He लिख दो, हीलियम बराबर लिखो पहले 11.7%, O2 बराबर 32.1% या 2%, सॉरी 32.2%, वह शेष N2 ले जाते हैं, वह शेष N2 ले जाते हैं। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले समुद्री गोताखोर जो है हीलियम प्लस O2 प्लस N2 का मिश्रण ले जाएंगे। तो आप लोग इसको जोड़ लो, 11 और 32 कितने हो गए, 43 के आसपास, 43.9, और 43.9 है तो शेष आप लोगों के N2 की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपना जो दूसरा रोग है, दूसरा अनुप्रयोग, बेटा दूसरा जो रोग है उसका नाम एनोक्सिया है। और एनोक्सिया का मतलब पहले बेटा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसके बारे में आप लोग लिखिए। जब पर्वतारोही ऊपर जाते हैं, ऊपर का मतलब समझ में आ गया, पर्वत पर जाते हैं, जब पर्वतारोही ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण, जब पर्वतारोही ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण उनके रक्त में गैसों की विलेयता, उनके रक्त में या रुधिर में बोलो कुछ भी, उनके रक्त में गैसों की विलेयता कम हो जाती है या घट जाती है, ये लिख दो,
कम हो जाती है, जिसके कारण उनके सोचने समझने की शक्ति, जिसके कारण उनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। क्षीण का मतलब कम, ठीक है। जिसके कारण उनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इस रोग को एनॉक्सिया रोग कहते हैं। एनॉक्सिया हो जाती है, इस रोग को क्या बोलोगे? एनॉक्सिया रोग कहते हैं, ठीक है। इसीलिए बेटा सिलेंडर ले जाते हैं, ध्यान रखना। और आप लोग जानते हो कि मुख्य रूप से जो पर्वतारोही होते हैं उनके पास भी सिलेंडर होता है। हालांकि ऑक्सीजन वहाँ पर कम नहीं है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन, धीरे धीरे जाओगे तो ऑक्सीजन में कमी आती भी है, ऐसी बात नहीं, जैसे ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे आप, ठीक। लेकिन वायुमंडलीय दाब में क्या होगी? कमी, और रुधिर में उन गैसों की विलेयता घट जाती है, ठीक है। धन्यवाद। अब